गुड मॉर्निंग सर।
हेलो। हेलो। कुछ सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो क्लियरली? सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कल जो लैब में आए थे सब अटेंडेंस फीडबैक नहीं दिए हो। तो जो फीडबैक दिए हो उसी का सिर्फ अटेंडेंस काउंट होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं देखा हूँ, मैं किसी का नेम नहीं जो बोल रहा हूँ। 7 स्टूडेंट का आया है। तो 7 स्टूडेंट का अटेंडेंस कल के लैब के लिए मिलेगा। मैं बार बार बोलने के बाद भी तुम लोग बहुत कोई अटेंडेंस नहीं, मतलब फीडबैक नहीं दिए थे कल। तो ऑटोमेटिकली 7 स्टूडेंट कल फीडबैक दिए थे, तो 7 स्टूडेंट का अटेंडेंस मिलेगा कल की लैब के लिए। अभी नेक्स्ट मुझे बोलो, किसी का कोई जीएस में, मतलब जावास्क्रिप्ट में किसी का जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी का कोई डाउट है? यस सर। हाँ सोनम बोलो। सर वो स्क्रीन शेयर कीजिए ना, उसमें पूछना है सर। अच्छा। हाँ शेयर किया हूँ। बोलो। सर वहाँ पे जो डेमो, सर वो जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के बाद जो डॉट इनर एचटीएमएल जो लिखा हुआ है सर, वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। डॉट इनर एचटीएमएल सर, कहीं कहीं कुछ और लिखा हुआ है कोई कोड में। कहीं कोड में क्या लिखा है मुझे बोलो। सर कहीं पे डॉट सीएसएस फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, कहीं पे डॉट डिस्प्ले लिखा हुआ है। सर समझ में हाँ नहीं आ रहा था। बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेथड है ये। अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ, ये जो गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, एक अगर इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ और फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू भेज रहा हूँ डेमो, तो इस फंक्शन के अंदर बहुत सारा मेथड रह सकता है। अकॉर्डिंग टू जावा, जो जावा में पढ़े हो, एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा मेथड रह सकते हैं ना। तो इनर एचटीएमएल एक यस। मेथड हुआ। इनर एचटीएमएल एक मेथड हुआ जो इसका पर्पस है ये। अगर जो डिस्प्ले बोल रहे हो तो उसका पर्पस है डिस्प्ले करना। ऐसे देखोगे जावा में, तुम लोग जो जावा पढ़े थे, बहुत सारा कोई भी क्लास के लिए बहुत सारा मेथड रहता है। मैं कोई भी क्लास के अंदर बहुत सारा मेथड डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मेथड मेथड को कैसे यूज करना है, क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम। सेम इस क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर बहुत सारा मेथड है। मैं इधर इनर एचटीएमएल पर यूज कर रहा हूँ। तो इनर एचटीएमएल मतलब पर्टिकुलरली इस पर्पस में यूज करना चाहता हूँ। पर्पस क्या है मेरा? क्या मैं कोई भी एक एचटीएमएल का कंटेंट को चेंज, इनर एचटीएमएल यूज होता है। समझ आया सुना? यस सर। सर मतलब वो एचटीएमएल के कंटेंट के लिए होता है क्या? हाँ, एचटीएमएल कंटेंट के लिए, एचटीएमएल कंटेंट को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तब उसके लिए। ओ जब ये लाइन, ओके सर। ये मेथड यूज होता है पूरा लाइन को उस हिसाब से यूज करना होगा। अगर मुझे सपोज, जैसे तुम डिस्प्ले देखी हो, तो सपोज मुझे मान लो कोई एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है या कंटेंट है, उसको डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उस केस में हम लोग डिस्प्ले मेथड यूज करेंगे। ठीक है। यस और सर। किसी और किसी का कोई डाउट कुछ है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, नहीं है। ठीक है, नहीं है। अच्छा, और एक बात मैं बोल देता हूँ, तुम लोग अगर वीडियो देखना चाहोगे, देखोगे क्लास के रिकॉर्डिंग में जो टीचिंग है उसी के रिकॉर्डिंग में तुम लोग वीडियो देख पाओगे। हाँ, डाउनलोड नहीं कर पाओगे लेकिन देख पाओगे। ठीक है। टीचमेंट का देखोगे टैब है, उसमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बोलकर उसमें तुम लोग जो भी क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो देख पाओगे, लेकिन वही डाउनलोड नहीं कर पाओगे मैं। ठीक है। अभी जैसे मैं, मुझे जितना याद आ रहा है, मैं लास्ट क्लास इसमें ये जो 4 डिस्प्ले का पॉसिबिलिटीज है या डिस्प्ले करने का तरीका है, उसमें से आई हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। पर वही हुआ था ना, फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस कर चुका था ना यस लास्ट सर। क्लास। यस सर। ओके। अलर्ट भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं थर्ड वन को डिस्कस कर रहा हूँ, विंडोज डॉट अलर्ट। मैं पहले आउटपुट को, मैंने प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आउटपुट डिस्कस करने जा रहा हूँ। So suppose here, this one is same. This one is document dot write.
document.alert. So this one is the normal HTML code, and inside that one JS code or JavaScript code is written inside the script tag, where the only the statement is that windows.alert I plus 6. If I run this program, it will show one alert, but alert window, and it will in that alert window it will display the addition value, means 5 plus 6 11, it will show 11. देखो, समझ आया? देखो 11 दिखा रहा है ऊपर, देख पा रहे हो सब? Yes, sir. So this one is the alert window, and depending on the requirement or the scenario, we can use or we should use the alert window. And in that condition, you may use this statement to display the alert window. And और एक बात है, इधर मैं अलर्ट को स्किप भी कर सकता हूँ, सॉरी विंडो को स्किप भी कर सकता हूँ, डिफॉल्ट में भी काम करता है। जैसे इस केस में वी हैव स्किप द वर्ड विंडो, ओनली वी हैव रिटर्न अलर्ट 5 plus 6. तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम देन इट विल अगेन शो द alert window, and it displays the summation value, that is 5 plus 6 equals to 11. So in JavaScript, the window object is a global scope object. That's why you don't need to. If you do not use the global object, then still it can be used. It can be used because global is the scope of the global object is scope of the window object is global. So that's why if you do not use directly the global object, if you do not use directly the window object, then still the window can be used as it is a global object. इसलिए हम लोग अगर ग्लोबल विंडो को डायरेक्टली यूज करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, एज इट इज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो इट इज कैन बी यूज डायरेक्टली। जब भी उसके अंदर कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो अलर्ट एक मेथड है विंडो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट मेरा कॉल ही होगा। Then using console log for debugging purpose, you can call console log method in the browser display data. This is okay. This one is a normal HTML code. Inside that one script tag is there, and inside that console.log 5 plus 6 means it will print the addition value in the console. And how to represent the console? Here it is written F12 on your keyboard will activate debugging. Then select console in the debugger menu. Then if I press F12, function F12, then it's a console. देखो इधर 11 आया है। If I run this program again, then it will show again 11. Okay. So this one, by this statement console.log, we can print the value in the console. Actually, it is mainly used for debugging purpose. समझ आया कैसे क्या करना है? कंसोल के बारे में समझ आया सबको? नो सर ये समझ में नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिबगिंग पर्पस के लिए यूज होता है। देखो इधर क्या हुआ है, देखो फील्ड एक्चुअली मेनली क्या होता है, तुम जो कोड लिख रहे हो, जैसे मैं छोड़ ये सब छोड़, तो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल टार्बो सी में कभी भी कोई कोड लिखते हो, कंपाइल करते हो ना, कोड को कंपाइल करते हो, क्यों कंपाइल करते हो? एरर को चेक करने के लिए। यस सर। डिबग करने के लिए सेम, इसका भी सेम पर्पस है। अगर तुम कोई कोड लिखे हो ब्राउजर से, अगर उसको मैं डिबग करना चाहता हूँ या चेक करना चाहता हूँ कौन सा कोड काम कर रहा है या फेल हो रहा है या कोई एरर दे रहा है, तो उस केस में हम लोग कंसोल को यूज करते हैं मेनली। या मान लो कंसोल जैसे क्या बोलते हैं, ब्राउजर का कंसोल हुआ, तो विंडोज के कंसोल क्या होता है, टर्मिनल में, मतलब जो हम लोग को विंडोज और उसके बाद सीएमडी लिखते हैं टर्मिनल आता है ना, वो कंसोल हुआ विंडोज का। तो उसमें भी हम लोग सेम प्रोग्राम को रन, कोई भी प्रोग्राम जैसे सी प्रोग्राम हुआ उसको रन करके चेक कर सकते हैं उसे क्या क्या एरर आ रहा है। सेम इधर भी वो चेक कर सकते हैं ब्राउजर के थ्रू। तो ये ब्राउजर के थ्रू जब चेक कर रहे हैं, सपोज ऐसा जरूरत पड़ सकता है, जैसे हम लोग कभी कभी सी प्रोग्राम में भी देखते थे कोई प्रिंट काम कर रहा है या नहीं, मतलब कोई प्रिंट बोला, कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू जा रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करते थे, प्रिंट वेरिएबल के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते थे और इस प्रिंटफ से उस वेरिएबल को प्रिंट करते थे। इससे हम लोग को समझ आ जाता था जो एक्चुअल वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ रहा है या नहीं। तो मेरे डिबगिंग पर्पस के लिए
हम लोग यूज करते थे, सेम इधर भी ब्राउजर में सेम चीज हम लोग कर रहे हैं डिबगिंग पर्पस। तो डिबगिंग पर्पस में ऐसा जरूरत हो ही सकता है कोई चीज को हम लोग को राइट करना या चेक करने के लिए। सपोज मान लो इधर एक वेरिएबल है, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट टैग और थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर और एक वेरिएबल है, तो मुझे चेक करना है उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सही से आ रही है या नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल लॉग उस वेरिएबल का नहीं, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा कंसोल में, तब मुझे समझ आएगा कि वेरिएबल का मतलब वेरिएबल में करेक्ट वैल्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है। और कंसोल ऐसे चेक करते हैं। F12 अगर किसी के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सिर्फ F12 काम नहीं कर रहा है तो फंक्शन F12, जैसे मेरे लैपटॉप में काम नहीं कर रहा था, फंक्शन F12, उसके बाद ये वाला विंडो आएगा, उसमें कंसोल वाला टैब में जाना है। तो फिर से मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, देखो 11 आ रहा है नीचे। ये प्रीवियसली फर्स्ट, ये 11 फर्स्ट के लिए, ये सेकंड जब रन हुआ था, ये थर्ड अभी जो रन हुआ है। सेम इधर मैं 11 की जगह जो मैं बोला तो कुछ भी कर सकता, लिख सकता हूँ, जैसे मान लो हाय, देखो मेरा हाई आ रहा है। तो मेरी डिबगिंग पर्पस के लिए, मतलब तुम जो कोड लिखे हो उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोई पार्ट चेक करने के लिए मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं। समझ आया सबको? यस सर। ओके। देन जावास्क्रिप्ट प्रिंट। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी प्रिंट ऑब्जेक्ट और प्रिंट मेथड। जैसे सी में था मेरा प्रिंटफ, जावा में था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई प्रिंट मेथड नहीं है। You cannot access output devices from JavaScript. The only exception is that you can call window.print method in the browser to print the content of the current window. ठीक है, जैसे इस केस में monthly विंडो प्रिंट दिस पेज, तो प्रिंट आ रहा है, देखो। प्रिंट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं सपोज प्रिंट करने के लिए मतलब अच्छा थोड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं दूसरा पता से बोल रहा हूँ, सी में जो प्रिंट है बोला तो आउटपुट स्क्रीन में वैल्यू प्रिंट करने के लिए, लेकिन इधर प्रिंट करने के लिए मैं मान लो इधर जो लिखा है कहाँ गया, प्रिंट करने के लिए मतलब कोई भी सपोज स्क्रीन है या कोई भी कंटेंट है कोई भी पेज में, उस कंटेंट को प्रिंट करने के लिए मेरे पास कोई मेथड नहीं है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विंडो डॉट प्रिंट। तो इससे क्या होता है, ये पूरा देखो, अगर क्लिक करने से पूरा पेज को प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट करने के लिए मेथड है ये एक्चुअली। देन जे स्टेटमेंट। जे स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन बाद में है, तो मैं तब बोलूंगा। एलईटी का मतलब क्या है, एलईटी का मतलब एक्चुअली लिटरल है। लिटरल का मतलब क्या है मैं तब बोलूंगा। तब देखो, तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, एक्स वाई जेड। एक्स के अंदर एक वैल्यू असाइन किया गया, वाई के अंदर एक वैल्यू असाइन किया गया, और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये सब स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो रहा है। उसके बाद क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इन डॉट एचटीएमएल, द वैल्यू ऑफ जेड इज, जैसे हम लोग जावा में लिखते हैं, फुटसन के अंदर एक जो था ऐसे जावा में लिखते हैं ना, अगर सिस्टम डॉट प्रिंटलन डॉट के अंदर ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, यस या सर। नहीं लिखते? हाँ, तो सेम उस चीज इधर यूज हुआ। द वैल्यू ऑफ जेड कोटेशन क्लोज प्लस जेड प्लस ये जो कोटेशन सिर्फ फुल स्टॉप के लिए। तो इससे क्या कर रहा है, पहले मेरा क्या बोलते हैं, डेमो, इस पैराग्राफ टैग के अंदर जिसके लिए आईडी डेमो डिक्लेयर किया है, उसका कुछ कंटेंट नहीं था, जब लेकिन जब रन कर रहा हूँ तब कंटेंट क्या आ जा रहा है, द वैल्यू ऑफ जेड इज 5 + 6 11। तो मेनली स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट हम लोग आगे बहुत सारा देखेंगे। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। जैसे हम लोग सी में भी देखे हैं, हर एक लाइन एक एक स्टेटमेंट है, एंड एक एक करके, जैसे जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट करता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट। ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। जैसे ये भी मेरा एक स्टेटमेंट है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट्स। The statement tells the browser to write hello dolly inside the HTML element with ID 10, जो नॉर्मली अभी तक हम लोग देख रहे हैं, सेम
ये सेम चीज यूज हुआ है, सेम स्टेटमेंट। तो इसको हम जब तब से मैं बोल रहा हूँ दिस वन इज वन स्टेटमेंट। Semicolon. Most JavaScript program contain many JavaScript statements. The statements are executed one by one, the same order as they have written. मेनली जो नॉर्मल सी में होता है वही है, अलग से कुछ नहीं है। जैसे हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, सेम सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सेमीकोलन, सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, मतलब हर एक लाइन में सेमीकोलन देने का जरूरत है। जैसे ये एक मेरा स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, तो हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन से, सेमीकोलन का मतलब है हर एक लाइन एंड हुआ है। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट को एक लाइन में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इस केस में देखो, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ऐसा 3 स्टेटमेंट है एक ही लाइन में लिखे हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि सेमीकोलन जब भी कंपाइलर सेमीकोलन इनकाउंटर करेगा तभी वो समझ लेगा कि ये न्यू स्टेटमेंट है। जावास्क्रिप्ट व्हाइट स्पेस, जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस, यू कैन ऐड व्हाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट, मेक इट रीडेबल। जैसे सी में भी था, मैं हम लोग के रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को स्पेस दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए या सही से डिस्प्ले करने के लिए, मतलब प्रोग्राम को सही से समझाने के लिए वी कैन यूज स्पेस। तो जावास्क्रिप्ट में भी वो चीज हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम लोग, जैसे हम लोग नॉर्मल भी लिखते हैं, नॉर्मल में क्या बोलते हैं, वर्ड में भी लिखते हैं, ये हम लोग शायद फॉलो करते हैं। जैसे बहुत कोई फॉलो करता है कि हम लोग जब भी कोई ऑपरेटर यूज करें उसके दोनों साइड स्पेस देते हैं। जैसे इस केस में एक देखो, इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, एक इक्वल्स टू से पहले एक स्पेस है, उसके बाद एक्स है, सेम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड स्पेस है, उसके बाद वाई है। तो ऐसे हम लोग जब भी कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके दोनों साइड स्पेस देते हैं। एक कॉन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, नहीं देने से भी काम करेगा, लेकिन एक दिखने का, एक अरेंजमेंट का एक तरीका होता है। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में देखे हैं मैक्सिमम एक लाइन में 80 कैरेक्टर रह सकता है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसी लाइन को हम लोग ब्रेक करके नेक्स्ट वाली लाइन में लिख सकते हैं। जैसे इस केस में डॉक्यूमेंट एक स्टेटमेंट है, हम लोग ऑपरेटर के बाद ब्रेक करके नीचे लिख दिए हैं, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। ये एक्चुअली यही कन्वेंशन है। जैसे हम लोग देखा गया कि एक लाइन में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर रह सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो ब्रेक करना है। नहीं तो हम लोग कन्वेंशन क्या करते हैं, जहां पर भी ऑपरेटर यूज हुआ है उसके बाद ब्रेक करके उसके बाद वाला पार्ट वी कैन राइट दैट थिंग एट द नेक्स्ट लाइन, वी कैन राइट दैट थिंग। एक कॉन्वेंशनल वे है, मतलब दिखने के लिए। या जैसे 80 कैरेक्टर तो एक तो फिक्स है, 80 कैरेक्टर से ज्यादा हुआ तो उसको न्यू लाइन करना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसे हम लोग ऑपरेटर के बाद अगर 80 कैरेक्टर नहीं भी हुआ है, देन वी कैन स्टिल वी कैन ब्रेक द लाइन आफ्टर ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट पार्ट, सॉरी, after the part which is after the equal to operator, we can put that part in the next line. जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स, ऐसे करके भी हम लोग ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट हुआ, जैसे सी में भी ये जब में भी था, इफ देयर इज मल्टीपल स्टेटमेंट इनसाइड मेथड और इनसाइड सम स्टेटमेंट, देन वी कैन पुट दैट स्टेटमेंट्स इनसाइड दिस टू कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो अभी तक सबको समझ आया जितना भी मैं बोला हूँ इस पेज में, जे स्टेटमेंट में जितना भी बोला सबको समझ आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट है जेएस सिंटैक्स। JavaScript syntax is set of rules how JavaScript program can be written. जैसे वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल, हाउ टू यूज वेरिएबल, ये सब ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है। नॉर्मल नंबर्स आर रिटन विथ और विदाउट डेसिमल। जैसे इस केस में नंबर को हम लोग को लिखना है जैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेशन नहीं दिए, जैसे इसको बोले हैं लिटरल्स। जैसे नंबर को हम लोग कोटेशन नहीं देते हैं, नंबर के अगल बगल, अगर नंबर के स्टार्टिंग में एंड में कोटेशन नहीं देते, जब भी कोई नंबर के स्टार्टिंग में एंड में कोटेशन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है,
जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग में, जैसे ये हम लोग क्लियरली लग रहा है, समझ पा रहे हैं ये नंबर है, तो इसमें नहीं कुछ सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई स्ट्रिंग है उसके शुरू में एंड एंड में आइदर हम लोग यूज कर सकते हैं डबल कोट, नहीं तो सिंगल कोट। लेकिन अभी एक बात है, फिर से कन्वेंशनल वे है, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रिंग को तुम्हारे एक प्रोग्राम लिख रहे हो, यू हैव रिटन वन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, if you have used a single code for string one string, then you should use single quotation for all the strings। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज यू हैव रिटन वन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम and for one string declaration you have used single quote, then it is not necessary, but it is may, or it is obvious to use single quote for other strings also। Means if you for some part if you have used single quote, for some other part if you have used double quote, then it is not, it will be not clear to the reader who will read the program or who will try to understand the program. Then they will face the problem, they will face the difficulty. That's why it is better to maintain one convention. Means if you are using single quote, then throughout the program you can use, or you should use the single quotation for string। Am I clear? Yes, sir. Okay। Yes. Yes, sir. Then JavaScript uses the keyword variable, literals for let, and constant to declare variable। An equal sign is used to assign variables, we know that। जैसे इस केस में x मेरा लिटरल्स है, हम लोग मेनली lit करके डिक्लेयर करते हैं। मैं तो हाँ वेरिएबल भी इधर है, तो ठीक है। तो कहाँ, हाँ हाँ, इसी इस केस में लिटरल्स एक्स के अंदर वैल्यू असाइन किया गया और एक्स का वैल्यू प्रिंट किया गया। तो ऐसे हम लोग लिटरल से भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली, अगर जैसे अरिथमेटिक सिंपल ऑपरेशन दिए हैं तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये हम लोग को पता है इक्वल ऑपरेटर यूज होता है टू असाइन वैल्यू। जैसे इस केस में inner.html इक्वल्स टू x प्लस y, ऐसे असाइन करने के लिए वैल्यू यूज हो रहा है। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, सेम जो मैं बोला था, कोई भी अगर एक्सप्रेशन में दिया उसको इवैल्यूएट करके उसका आउटपुट प्रिंट, मतलब जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे इस केस में भी x के अंदर मैं वैल्यू स्टोर किया हूं 5, इफ आई मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x by 10 then it will show the actual output, means it is 50। Same thing also for string here, John one string, after that plus, then space, I want to, if I want to put space, that's why this double quote inside a space, and after that again plus, and then the do, so it will print this two word with one space, means first word then space then second word। so if I don't need the space, then I can erase this part। Okay, then it will not print the space between these two words। Same thing, first x equals to 5 plus 6, y equals to x into 10, so then it means that according to this first statement, it will assign 11 in x, after that if this statement will execute, then y, the value of y equals to 11 into 10 means 110। In this example, using variable let will produce the same result। You will learn more। जहाँ पे हम लोग वेरिएबल देखेंगे उसमें हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कहाँ वेरिएबल यूज करना है, कहाँ लेटर यूज करना है। मेनली मोर और लेस सेम ही पर्पस है। कमेंट हम लोग ऐसे दे सकते हैं, मतलब ऐसे जहाँ पे डबल स्लैश दे देंगे उसका मतलब वो लाइन कमेंट आउट कर रहे हैं। अगर मल्टीपल लाइन है तो ऐसे करके हम लोग कमेंट आउट कर सकते हैं। मतलब शुरू में जब सपोज मान लो मुझे 4 लाइन को कमेंट आउट करना है, ये 4 लाइन मेरा कमेंट है, तो शुरू में मैं ये क्या बोलते हैं एक्सप्रेस सिंटेक्स दूंगा, ये जो भी कैरेक्टर है वो यूज करूंगा, एट द एंड ये कैरेक्टर यूज करूंगा।
सेम जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, जो मैं शुरू में बोला हूँ। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, सपोज मैं कोई भी वेरिएबल कैपिटल में डिक्लेयर किया हुआ सेम चीज को स्मॉल में डिक्लेयर, तो इसका लेकिन दोनों वेरिएबल तब अलग अलग हो जाएगा। जैसे इस केस में लास्ट नेम में LSTNAME, सॉरी, हाँ लास्ट टाइम में इधर देखो, इस लास्ट टाइम में क्या हुआ है, एम कैपिटल में यूज हुआ है, इस लास्ट टाइम में एम स्मॉल में यूज हुआ है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो केस सेंसिटिव है, चाहे जस्ट लाइक अदर अदर लैंग्वेज। सिर्फ हम लोग जैसे सी में देखे हैं वेरिएबल का नेम कैसे लेना है, सेम कॉन्सेप्ट है, अलग कुछ नहीं है। सी में जैसे हम लोग वेरिएबल का नेम कैसे लेना होता था, हम लोग देखे हैं, कुछ रूल था बेसिक। हम लोग की मर्जी सी में वेरिएबल का नेम नहीं ले पाते थे। तो जैसे हम सी में वेरिएबल का नेम इंटीजर नहीं होगा, मतलब वैल्यू नहीं होगा, इंटीजर हो डेसिमल हो, मतलब कोई भी वेरिएबल का नेम 1 या 2 हो सकता था। मुझे कोई बोल पाओगे सी में कोई भी नो वेरिएबल का सर। नेम 1.2 ऐसे नहीं हो सकता था। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है, जस्ट लाइक सी, सेम जो भी उधर भी रूल था इधर भी सेम रूल है वेरिएबल का नेम लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट है जेएस कमेंट। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ जेएस कमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे डबल स्लैश से। डबल स्लैश का मतलब जो भी डबल स्लैश के बाद लिखेंगे वो कमेंट आउट हो जा रहा है, मतलब उस चीज को कंपाइलर चेक नहीं करेगा। सेम अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन है, जैसे मल्टीपल लाइन है उसको मुझे कमेंट आउट करना है, हर एक लाइन में ऐसे डबल स्लैश करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो कॉन्टिन्यूसली मेरे पास 100 लाइन है जिसको मुझे कमेंट आउट करना है, अगर मैं हर लाइन पे ऐसे डबल स्लैश से नहीं जाऊंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उस 100 लाइन से शुरू में ऐसा एक स्लैश स्टार्ट दे दूंगा और एट द एंड स्टार स्लैश दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली सब लाइन कमेंट आउट हो गया। वो पर्पस दिया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कमेंट आउट किया हूँ कोई लाइन को तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर उसको चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट है जेएस वेरिएबल्स। तीन टाइप का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यूजिंग वेरिएबल मींस VAR var, यूजिंग लिटरल्स मींस यूजिंग ALT, यूजिंग कांस्टेंट मींस यूजिंग CONST। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। इन दिस एग्जांपल XYZ are variable declared with VAR keyword. From the example above, you can expect x stores 5, sorry, x stores 5, y stores 6, z stores 11. तो ऐसे करके हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग जस्ट लाइक अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल लाइक price1 to hold values. In programming just like algebra we use variable in expression. नॉर्मल जैसे कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक ही चीज को ये लोग घुमा फिरा के लिखा है। नॉर्मली हम लोग जैसे वेरिएबल कोई भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। All JavaScript variables must be identified with unique name. और जो मैं ऑलरेडी प्रीवियसली बोल चुका हूँ, हर एक वेरिएबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए। और यूनिक नेम देने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये नेम देने का रूल क्या है, जैसे सी में था सेम है, इसलिए मैं उस चीज को फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे हम लोग देखे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है असाइन करना, मतलब इधर जैसे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x इक्वल्स टू x प्लस 5, मतलब x में x का प्रीवियस मतलब करंट वैल्यू प्लस 5 ऐड करके जो वैल्यू हो रहा है उसको हम लोग करंट x में असाइन कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। हाँ, JavaScript variables can hold number like 100, text values like John Doe. In programming, text values are called text strings, जैसे हम लोग देख चुके हैं। हम लोग कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब कोई भी एक वेरिएबल लेना चाहते हैं जिसपे वैल्यू स्टोर करना है या स्ट्रिंग स्टोर करना है, सबको हम लोग वेरिएबल करके डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे इस केस में वेरिएबल PI एक मेरा वैल्यू है, फ्लोट टाइप का वैल्यू,
वेरिएबल पर्सन एक मेरा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। तो ये अभी मतलब कंपाइलर को कैसे समझ आएगा ये जो पर्सन है वो कैसे है, मतलब इंटीजर टाइप का वैल्यू है, सॉरी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, कैसे समझ आएगा? वो उसको समझ आएगा तभी जब उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करने जाऊंगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू व्हिच वी वांट टू असाइन, द कंपाइलर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है? जैसे इस केस में जब मैं कंपाइलर देखेगा कि इस पर्सन वेरिएबल के अंदर ये एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू असाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है पर्सन का टाइप हो रहा है स्ट्रिंग। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके। जस्ट जो मैं बोल रहा था इधर ही वही चीज एक्चुअली है। आफ्टर द डिक्लेरेशन द वेरिएबल हैज नो वैल्यू टू असाइन वेरिएबल, यूज द इक्वल साइन। जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो वेरिएबल में अंदर कोई वैल्यू नहीं है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज अनडिफाइंड। जब भी मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो वो वैल्यू ले रहा है, तो मतलब उसके अंदर असाइन हो रहा है। यू कैन ऑल्सो असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल व्हेन यू डिक्लेयर, जो मैं दिखा आप लोग देखे हैं। सेम एग्जांपल है, सेम एक स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, जैसे हम लोग प्रीवियसली देखे हैं। एक डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस। अगर मैं एक डिक्लेरेशन को मल्टीपल लाइन में भी लिख सकता हूँ, जैसे वेरिएबल पर्सन जॉन ड्यू। सेम वेरिएबल मेरा और एक वेरिएबल क्या है, कार नेम वॉल्वो। सेम और एक मेरा वेरिएबल क्या है, प्राइस 200। तो ऐसे मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन को मल्टीपल लाइन में स्प्लिट भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होने का जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे, जैसे सी में हम लोग देखे हैं, लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब फॉर लूप को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। तो उसमें हम लोग शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द सी, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके को समझने के लिए। सेम इधर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट बोलूंगा। जब शुरू में हो जावास्क्रिप्ट सीख लो, सिर्फ एक ही कॉन्वेंशन को फॉलो करो, मतलब जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करो आइदर एक लाइन में डिक्लेयर करो जस्ट लाइक सी, या मतलब मल्टीपल वेरिएबल करके डिक्लेयर करो। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ वेरिएबल पर्सन जॉन ड्यू, वेरिएबल कार नेम वॉल्वो, वेरिएबल प्राइस 200। तो जैसे हम लोग सी में डिक्लेयर करते थे वैसे ही डिक्लेयर करो। ऐसे डिक्लेयर हम लोग शायद सी में नहीं करते थे, सी में करते थे ऐसे डिक्लेयर, यस सर, होता है ऐसे भी। मल्टीपल लाइन में करते थे, मुझे याद नहीं यस है। सर। यस तो सर। सी, तो वही मैं बोला अगर होता था तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एक कन्वेंशन को याद रख के आगे बढ़ो, क्योंकि सब चीज को अभी शुरू में याद रख के आगे बढ़ने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें लैंग्वेज सही से थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जो भी तरीका है तुम्हें समझ आ जाएगा, ये याद आ जाएगा। वैल्यू इक्वल्स टू अनडिफाइंड, जैसे हम लोग वेब बोल इसी चीज को एक्चुअली घुमा फिरा के बोला, जब तक मैं वैल्यू को डिक्लेयर नहीं, मतलब कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐसे नहीं करता हूं, उसका अब उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू ही रहता है। सेम मैं कोई भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे इस केस में वेरिएबल का नेम वॉल्वो, वेरिएबल फिर से इस कार नेम को फिर से डिक्लेयर किया गया, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू असाइन किया गया था वही वैल्यू है। मेरा बात समझ आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे इस केस में इस स्टेटमेंट में एक कार नेम बोल के वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया और उसके अंदर वैल्यू असाइन किया गया, लेकिन नेक्स्ट फिर से क्या किया गया, सेम वेरिएबल को, ये जो कार नेम है सेम सेम है, इस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर किया गया है। नॉर्मल सी होता तो मेरे ख्याल से जो वेरिएबल का वैल्यू पहले असाइन हुआ था वो लॉस्ट हो जाता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये लॉस्ट नहीं होता है, मतलब सेम जो प्रीवियस वैल्यू असाइन किया गया था सेम वैल्यू रह जाता है। मुझे अभी बोलो सी में क्या होता था, वैल्यू लॉस्ट हो जाता था या रहता था? सर एरर प्रोवाइड कर देता है हाँ, उसमें डिक्लेयर एरर, ना करने पे। हाँ तो वो नहीं नहीं दिखा नहीं, वो दिखा था मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, सी में यही एरर दिखा था, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये क्या है, अगर मैं सेम यस। वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में एक सेम वेरिएबल को मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, तब उसके से मेरा क्या हो जाता, प्रीवियस वैल्यू ही रह जाता। हाँ तब प्रीवियस वैल्यू ही रह जाता।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक सेम है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। ये क्या होगा, पूरा इक्वेशन इवैल्यूएट होगा, मतलब 5 + 2 + 3 पूरा इक्वेशन इवैल्यूएट होगा, उसके बाद वो वैल्यू x के अंदर असाइन हो जाएगा। सेम ये चीज मैं बोल चुका हूँ, फिर से रन करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसके में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वर्ड, उसके बाद स्पेस, उसके बाद सेकंड वर्ड। इसके लिए क्या होगा, अच्छा मैं रन नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा, कोई आइडिया? ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, वेरिएबल x Yes, इक्वल्स टू 5, कोटेशन के अंदर 2 + 3। अगर sir. मैं बोल रहा हूँ, 50. बोलो। Sir, 55. 55 नहीं है, हाँ 55। देखते हैं, देखो क्या हुआ है, समझ आया? 5 2 3 क्यों ऐसा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। जब भी हम लोग इफ द नंबर पुट इन कोट्स द रेस्ट ऑफ द नंबर विल ट्रीट एज स्ट्रिंग, मतलब जो कभी जब भी कोई भी नंबर को हम लोग, जैसे इस केस में कोई भी एक नंबर को, फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या किए हैं, कोटेशन करके दिए दिए, तब कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझेगा आगे के जो भी नंबर है सब मेरा क्या है, स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, तो इसलिए सब एक के बाद एक अपेंड हो गया है। 5 2 3 समझ आया? जैसे इस केस में मेरा Yes, क्या है, sir. पहले दो नंबर है और लास्ट वाला वैल्यू मेरा क्या है, स्ट्रिंग के हिसाब से दिखाया गया, तो इसलिए इस केस में मेरा हो जाएगा वैल्यू 55। देखो 55 क्यों, क्योंकि इस केस में पहले वो देख पा रहा है ये वैल्यू है, तो 2 + 3 5 हुआ, लेकिन थर्ड में वो देख पा रहा है क्या है, 5 मेरा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो ये 5 को जस्ट अपेंड कर दे रहा है। लेकिन शुरू में जब मैं कोटेशन वाला वैल्यू डाल रहा था या स्ट्रिंग डाल रहा था, जैसे प्रीवियस केस में, इस केस में, तब वो क्या समझ रहा था कंपाइलर, अंडरस्टैंड दैट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर आल्सो ए स्ट्रिंग, तो that as there is a class operator, so that the compiler will concatenate each of the text or string, that's why the output is 5 2 3। समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट $। remember that JavaScript identifier much begin with हाँ, ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो थोड़ा और एक आइडिया क्लियर होगा। जावास्क्रिप्ट treats a $sign as a letter, identifiers containing dollar are valid variable names। सॉरी इस केस में देखो $2, जैसे प्रीवियस केस, हाँ इस केस में डॉलर, डॉलर क्या है, कंसीडर करता है जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड नेम, वैलिड वेरिएबल नेम। तो इस केस में मेरा एक $, एक वैलिड, हाँ ट्रिपल कहाँ गया तुम, एक मिनट, अच्छा इधर अलग लिखा है। हाँ $, में एक वेरिएबल नेम है, सिर्फ $, भी एक वेरिएबल नेम है, और $माई मनी भी एक वेरिएबल नेम है। डॉलर भी, मतलब डॉलर एज $, भी मेरा वेरिएबल नेम के हिसाब से यूज हो सकता है। अंडरस्कोर सेम, since JavaScript treats underscore as a letter, identifiers containing underscore valid variable है। सिर्फ अंडरस्कोर, ये जो ऊपर लिखा था एक्चुअली अंडरस्कोर, लेटर A to Z, डॉलर, हर एक को वेरिएबल मतलब लेटर मानता है। A to Z तो लेटर है ही, हम लोग को पता है, जैसे, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर और अंडरस्कोर को भी ये लेटर मानता है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए ये सब से भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं भी इतना ही बोलना है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है, सबको समझ आया? Yes, sir. नेक्स्ट है लिटरल। वेरिएबल डिफाइन विद लिटरल कैन नॉट बी रिडिक्लेयर्ड। देखो अभी कुछ डिफरेंस है जो मैं बोला था, मोरलेस सेम जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन लिटरल, लेकिन लेकिन लिटरल क्या होता है, मेनली कुछ वेरिएबल और लिटरल के साथ कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम लोग देखे हैं, वी हैव फाइंड आउट दैट इन केस ऑफ वेरिएबल वी कैन रिडिक्लेयर इट in the last example, but in case of literal, if I declare one value as a literal, then we cannot redeclare it. Another difference is that variable defined with literal must be declared before use। जो भी वेरिएबल हम लोग लिटरल के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं, यूज करने से पहले, मतलब ऐसा वैल्यू असाइन करने से पहले या मैनिपुलेट करने से पहले, उसको एज ए लिटरल उसको डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल लिटरल्स, वेरिएबल डिफाइंड लिटरल्स हैव ब्लॉक स्पेस, जो ये वेरिएबल की तरह ही है, लेकिन मेनली ये दो डिफरेंस है।
In case of variable, we have find out that if I declare one value as a variable, then we can redeclare it. But in case of literal LET, we cannot redeclare it. Again, for variable, it is not mandatory to declare it. In case of variable, in case of variable, after use, or it is not mandatory to declare it in every time. In case of variable, but if you want to declare one value as a literal, then you need to use, or you need to declare that value as a literal before using it. तो मेनली यही डिफरेंस है. अभी सेम है, कहाँ यूज करोगे लिटरल को, कहाँ यूज करोगे वेरिएबल को, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है. तुम अगर चाह रहे हो कि तुम अगर ऐसा एक कोड बनना चाहते हो जहां पे कोई भी वेरिएबल रीडिक्लेयर ना हो, रीडिक्लेयर को रोकना चाहते हो, तो उस केस में उस कोई भी वैल्यू को लिटरल के हिसाब से डिक्लेयर कर दो. वही वो मैं बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज वेरिएबल मींस VAR और लिटरल LET. जैसे बोला गया कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, जैसे इस केस में LET x इक्वल्स टू जॉन डो. अगेन LET में अगर x इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर करूंगा तो एरर दिखाएगा, x ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड. जैसे इस केस में लेकिन अगर मैं वेरिएबल की तरह वैल्यू को अगर वेरिएबल से डिक्लेयर करता है, मतलब x वेरिएबल है, तो उस केस में मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. समझ आया डिफरेंस वेरिएबल, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन में और लिटरल डिक्लेरेशन में. देन है ब्लॉक स्कोप. ब्लॉक स्कोप मतलब ये जो डिक्लेयर है, जो मैं अगर इफ आई डिक्लेयर वन वेरिएबल, इफ आई हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल x as a literal inside some block scope, inside some block means this curly two braces. So in that case we cannot use x after in outside of this block scope, we cannot use, क्योंकि इसका स्कोप जो इस x वेरिएबल है, x वेरिएबल बोला, x जो लिटरल है, इसका स्कोप क्या है, सिर्फ इसी स्कोप के अंदर लिमिटेड है. If I want to use this x outside from this scope, then we cannot use it. But in case of variable, we can use. So this one is another difference. Redeclaring variable ये तो हो गया है. अच्छा, ये एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जो जिससे आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा. इसी एग्जांपल को दिखा के मैं क्लोज करूंगा. जैसे इस केस में वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, हियर x इक्वल्स टू 10. इस स्कोप के अंदर x का वैल्यू 2 है. अभी देखो मैं अभी प्रिंट क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला वैल्यू x के अंदर असाइन हुआ था वो प्रिंट होगा, इसलिए 2 हो रहा है. बट इन केस ऑफ लिटरल, अगर मैं लिटरल डिक्लेयर करता तो क्या होता, देखो x का वैल्यू शुरू में 10 असाइन हुआ है, ये मेरा कोई स्कोप के अंदर नहीं है, एकदम बाहर है, लेकिन इस स्कोप के अंदर x का वैल्यू 2 असाइन हो रहा है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ये जो 2 असाइन हुआ है बाद में हुआ है, 10 शुरू में असाइन हुआ है. तो अगर मैं इस x को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करता तो x का वैल्यू हो जाता है मेरा 10. लेकिन इस केस में x का वैल्यू, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं x को वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर करता तो x का वैल्यू हो जाता है मेरा 2, क्योंकि x के अंदर 10 शुरू में असाइन किया गया था, बाद में जाकर x के अंदर 2 असाइन कर दिया गया है. तो अल्टीमेटली x का वैल्यू 2 हो जाता. लेकिन इधर क्या हुआ है, वेरिएबल मतलब x को मैं लिटरल के हिसाब से डिक्लेयर किया, इसलिए x का वैल्यू 10 हुआ है, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन का ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का वैलिडिटी सिर्फ इस स्कोप के अंदर है, इसके बाहर नहीं है. ये क्या है, इस स्कोप, इस चीज के लिए वैलिड है ये वाला वैल्यू, तो इसलिए x का वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा है. समझ आया सबको? यस सर. कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. ओके, तो मेनली यही स्कोप समझाने के लिए इसको यूज किया गया है. तो मेनली यही है. रीडिक्लेयरिंग तो मैं बोल चुका हूँ फिर से. अच्छा, मैं जैसे इस केस में वेरिएबल x इक्वल्स टू 2, मैं अगर वेरिएबल x इक्वल्स टू 3 करूंगा कोई इशू नहीं होगा. बट इफ आई वेरिएबल x इक्वल्स टू 2 लेट x इक्वल्स टू 3, इट नॉट अलाउड. ऐसा अलाउड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
ऑलरेडी मैं एक्स को वेरिएबल के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया, उसको लिटरल नहीं दिखा सकता हूँ। सेम इधर क्या है, इस स्कोप के अंदर एलईटी एक्स इक्वल्स टू मैं 2 डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्कोप अलग है, इसका स्कोप और इसका स्कोप अलग है। इसका स्कोप सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो इसके अंदर मैं फिर से एक लिटरल एक्स इक्वल्स टू 2 डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से लिटरल एक्स इक्वल्स टू 3 नहीं डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो सेम ये अलग स्कोप है फिर से, तो फिर से मैं इसके अंदर एलईटी एक्स इक्वल्स टू 2 डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ आया सबको? यस सर। और ये देख लो, ये सबको समझ आया है? ये क्या है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए हर एक स्टेटमेंट अलाउड है। ये समझ आया सबको? नीचे वाला जो एग्जांपल देख पा रहे हो सब? यस सर। ओके, तो मैं और नहीं जा रहा हूँ, जो लेट होस्टिंग है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है, अगर तो मैं आगे और नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम लोग सब एक बार खुद से देख लेना, अगर इसी टॉपिक में जितना मैं आज मैं पढ़ाया हूँ, आज तक किसी का कोई अगर डाउट रहता है तो मुझे कल के क्लास में बोल देना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लैब के रिगार्डिंग। अभी तो मैं फिर से देख पा रहा हूँ 16 स्टूडेंट है। कल के लैब के क्लास में 7 स्टूडेंट का फीडबैक मिला है मुझे, तो इस 7 ही स्टूडेंट का अटेंडेंस काउंट होगा, क्योंकि मैं कल क्लियरली बोला था जो जो स्टूडेंट फीडबैक दोगे और फिजिकल अटेंडेंस दोनों को मिला के अटेंडेंस काउंट होगा। इसलिए कल 7 ही का फीडबैक आया है, तो 7 ही का अटेंडेंस काउंट होगा। और कुछ मुझे बोलना नहीं है, किसी कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है किसी को तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।